is 2.1 millimeter falls with terminal constant velocity through a liquid as shown in figure 1.1. ठीक है जी. Three forces act on the moving sphere. The weight of the sphere and the upthrust acting on it is this. अच्छा, weight दिया हुआ है, upthrust दी है. The viscous force acting on the sphere is given by Fv equals to KRV, where R is the radius of the sphere, V is the velocity, and K is the constant. The value of K in SI units is 17. कोई मसले की बात नहीं है. Determine the SI base units of K, तो कोई मसला नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं. फोर्स के SI base units क्या होते हैं, किसी को याद है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. के हमें निकालना है. आर जो है वो रेडियस था, रेडियस हम मीटर में डालेंगे. बी जो है वो वेलोसिटी है, वो मीटर पर सेकंड में डालेंगे. ठीक है जी. सो सब कुछ उधर भेज देते हैं. सो दिस इज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये दोनों चीजें डिवाइड में जाएंगी. मीटर मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो गया. सेकंड माइनस 1 इधर आके डिवाइड हुआ. ये क्या है, के बराबर है. चलिए अब क्या करना है हमें, अब बस निकाल देंगे. के क्या आ रहा है, इट इज kg. मीटर 1 में से 2 निकालने पड़ेंगे, तो मीटर माइनस 1. सेकेंड माइनस 2, ये ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो सेकेंड माइनस 1. ये हो गए क्या चीज, ये हो गए आपके के SI बेस यूनिट्स. ठीक है जी. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन उसी वक्त रोक के मुझसे पूछ ले. ठीक है. अच्छा, use the value of upthrust acting on the sphere to calculate the density of the liquid. अच्छा जी, upthrust हमें दी हुई है इतनी, इसको कह रहे हैं इसको इस्तेमाल करके आप जरा जो है वो डेंसिटी निकाल दें. तो अपथ्रस्ट का आई थिंक मैंने आप लोगों को एक ही फॉर्मूला पढ़ाया है, एंड दैट इज U इक्वल्स टू रो ए एच जी. ठीक है जी. अच्छा, ये चीज बड़ी आ रही है आजकल, मतलब 2020 के पेपर्स में तो हर पेपर में तकरीबन समझ लो ये आया है कि क्योंकि वो स्फेयर की बात कर रहे होते हैं, तो स्फेयर का क्योंकि कोई एरिया नहीं होता, कोई हाइट नहीं होती, तो आप लोगों को कंफ्यूज हो जाना. आप लोगों को इस दोनों चीजों को मिला के इसको वॉल्यूम बोलना पड़ेगा. ठीक है जी. आप लोगों ने मेरे साथ समर 22 क्वेश्चन पेपर 22 में भी देखा था कि हमने फिर इसी तरह की ऐसे ही किया था. तो दिस बिकम्स रॉ जीबी. ठीक है जी. और फिर हम आराम से सॉल्व कर लेंगे. अब थ्रस्ट क्या है, दैट इज 4.8 into 10 power minus 4. 4.8 into 10 power minus 4. डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हमें निकालनी है. जी हमें पता है 9.81, और वॉल्यूम जो है वो हम निकाल लेंगे यूजिंग द रेडियस. तो दैट वाज 2.1 मिलीमीटर्स. तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होने की जरूरत है. 4/3 पाई एंड दैट, सॉरी मिलीमीटर क्या था, 2.1 मिलीमीटर. अच्छा, सो 4/3 पाई आर क्यूब एंड देन क्यूब, और डेंसिटी निकाल लो. आपके पास क्या आ रही है, इस पूरी चीज को इन चीजों से डिवाइड कर दो. अपथ्रस्ट की वैल्यू दी हुई ना, यस ये दी, ये लो ये, एंड दी अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट इज 4.8 इन 1/4. तो मैंने ये दिन उठा के जब ही लिखी है. ठीक है. और ये चीज बड़ी आ रही है, इसको 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 क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है, दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर होती है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. ठीक है. तो दिस इज कमिंग अप अ लॉट, जो है वो आपके पास अब पेपर्स में, तो इसका जो है वो ध्यान रखिएगा. अक्सर वो बेशतर कहीं हर पेपर में आया है. अच्छा, 1300 या 1260 जो है वो हमें आंसर दिया जा रहा है. सो हम इसको राउंड ऑफ 1300 ही करेंगे. 1261 बोल रही थी मिर्जबा, इसको इतना लिख लेते हैं 0.32. और जैसे अब्दुल्ला बोल रहे हैं भाई 2 सिग्निफिकेंट लिखनी है, तो हम इसको 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख देते हैं. अच्छा जी. फिर क्या बोल रहे हैं, ऑन द स्फीयर इन फिगर 1.1 draw 3 arrows to show the directions of the weight, the upthrust and the viscous force. Label these arrows W, U and FV. So very good question to ask from you guys. वेट, अपथ्रस्ट और ड्रैग फोर्स जरा इस पे मुझे मार्क करके दिखा दें. कैसे मार्क करूं, वेट डाउन, थ्रस्ट फोर्स, सॉरी ड्रैग फोर्स एंड अपथ्रस्ट अपवर्ड्स. अच्छा, ड्रैग अपथ्रस्ट अपवर्ड्स, वेट डाउनवर्ड्स एक्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉल. यू अप, डब्ल्यू डाउन, वी एफ अप. ठीक है जी, बिल्कुल सब सही सब बोल रहे हो. वेट हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, तो उसके बारे में तो हमें कुछ सोचना भी नहीं है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमने वेट डाउनवर्ड्स मार्क कर दिया. अपथ्रस्ट कहाँ एक्ट कर रही है, अपथ्रस्ट हमेशा अप की तरफ एक्ट करती है. सो दिस इज आवर अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड्स. और ड्रैग फोर्स कैसे एक्ट करेगी, ड्रैग फोर्स ऑलवेज ओपोजेस मोशन. तो ड्रैग फोर्स आपकी जो है वो
इस तरीके से ये भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, ठीक है जी। अब आप ड्रैग फोर्स और अपथ्रस्ट के ऊपर कोई ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं अक्सर अपथ्रस्ट जो है वो बाहर पॉइंटिंग करते हुए बनाता हूँ, बाहर के ऊपर से लगता हुआ दिखाता हूँ, आपकी मर्जी, आप अपथ्रस्ट यहाँ भी बना सकते हैं, ड्रैग फोर्स कहीं भी बना सकते हैं, वेक्टर्स है, कोई मसले की बात नहीं है, बस वेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बनाया गया। अच्छा, हमने ये मार्क कर दिया, डब्ल्यू यू और एफ वी मार्क करना था, ये एफ वी कर देते हैं। अच्छा, एंड देन हमें क्या बोल रहे हैं, देन हमें बोल रहे हैं डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। अच्छा जी, तो आई एम गिविंग यू दिस होल पेपर जूम आउट करके, सारी इंफॉर्मेशन इसी पेज पे। टर्मिनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स, ठीक है। और ड्रैग फोर्स कहां से आएगी, फॉर्मूला ऑफ ड्रैग फोर्स इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही है, ये इस्तेमाल करेंगे, एफ वी बाई ड्रैग फोर्स एंड अपथ्रस्ट ड्रैग फोर्स एफ नेट फॉर्मूला, यस वेरी गुड, तो सब सही बोल रहे हो भाई। हमें क्या पता है, हमें पता है इक्विलिब्रियम में टर्मिनल कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस नेट फोर्स इसके ऊपर क्या है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, so that means the downward forces must be equal to the upward forces, so fv plus u will equals to the w, so fv plus u shall equals to w, fv क्या हो जाएगा फिर, it shall be equals to weight minus the upthrust, weight क्या है 7.2 into 10 power minus 4, 7.2 into 10 power minus 4, upthrust क्या है हमारे पास, that is 4.8 into 10 power minus 4, 4.8 into 10 पावर माइनस 4, ये आ जाएगी हमारे पास हमारी ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है, 2.4 into 10 पावर माइनस 4, ठीक है जी, थैंक यू, 2.4 into 10 पावर माइनस 4। अच्छा, एंड देन लेट्स यूज द फॉर्मूला, दैट्स 2.4 into 10 पावर माइनस 4, दैट इक्वल्स टू के आर एंड देन वी। अच्छा, के की वैल्यू हमें दी हुई थी, क्या दी हुई थी, इट वाज गिवन एज 17 इन एसआई बेस यूनिट्स, आर जो था वो 2.1 मिलीमीटर था, और हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, सो 2.4 into 10 to the power minus, oops, in 10 power minus 4 equals to 17, then 2.1 millimeters, और वेलोसिटी हमें निकाल लेनी है इधर से, इस चीज को इन दोनों चीज से डिवाइड करके, लेट्स वर्क आउट द वेलोसिटी, ठीक है। और अब देखोगे मैं पेपर सॉल्व करते हुए, आई विल नॉट राइट द होल कंप्लीट, हम भी अक्सर पेपर्स में ही करेंगे, जब हमें समझ में आ गया क्या हो रहा है तो हम पूरी पूरी वर्किंग, मतलब 2.4 इधर दिखाएं, 17 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसी नहीं, बस चीज कर दिया, छोड़ दो, अब भी लिख के आ जाओ, ठीक है। एंड मेरी तो अप्रोच अच्छा हमेशा से ही रही है, तो वी शैल बी डूइंग दिस ही, ठीक है। हम पेपर में ही करके आएंगे ताकि हम जो है वो जल्दी जल्दी कर सके। 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 3 आ रहा है, और इसको हम लिखेंगे टू सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम टू सिग्निफिकेंट चलाते आ रहे थे, और टू सिग्निफिकेंट ही दे देते हैं, सब कुछ अभी टू सिग्निफिकेंट ही रहा था, तो 6.7 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। अच्छा, water leaves the end of a hose pipe at point P with a horizontal velocity of 6.6 meter per second as shown in figure 2.1. Projectile motion, half projectile motion to be very very specific. Point P is at a height h. अगर क्वेश्चन में एक वैल्यू 3SF पे दी हुई और एक 2SF, तो आंसर कितने SF पे देंगे, 2 या 3 या 2, 2। देखो अब्दुल्ला, अगर देखो लिखा हुआ है, जैसे तुम्हें दी हुई है 7.2 इंटू 10 पावर माइनस 4, 3.68 into 10 power 6, और 2.12 और 1.0, ठीक है, ये दी है। अब तुमने सपोज करो तुमने एक दफा कैलकुलेशन करी, तो तुमने इस्तेमाल करी ये दो वैल्यूज, तो तुम इनका आंसर पे 3SF ही दोगे, क्योंकि तुमने इन दोनों का इस्तेमाल ही नहीं किया कैलकुलेशन में। हाँ, लेकिन अगर तुमने जो है वो फॉर एग्जाम्पल इन दो को इस्तेमाल कर लिया था, तो फिर इसमें तुम 2SF दोगे, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन कैलकुलेशन में जो वैल्यूज ले रहे हो उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें से जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट होगी उसको उठा के वो ले लोगे फॉर द फाइनल आंसर, ठीक है। तो हो सकता है किसी आंसर का 3SF आ रहा हो सकता है किसी का 2SF आ रहा हो, उसका ध्यान रख के हम करेंगे। और सबसे ज्यादा गलतियां आई डोंट थिंक इस बैच में जो है वो गलतियां होंगी कि हमें आंसर राउंड ऑफ नहीं करने आ रहे होंगे, मुझे पता है गलतियां होंगी, मैं आप लोगों को पॉइंट आउट कर दूंगा वो गलतियां कहाँ होंगी हमसे, जो मुझसे भी आज तक होती है, क्योंकि लाइक इट्स लाइक कितना बंदा देख ले, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको भी करने की कोशिश करें। अच्छा, पॉइंट P is at a height h above the ground. The water hits the ground at point Q. The horizontal distance from P to Q is 3.5 meters. ठीक है, 3.5 meters ये है। A resistance is negligible. Assume that the water between P and Q consists of non-interacting droplets of water that the only force acting on each droplet is its weight. ठीक है, ये मतलब कह रहे हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता था वो ले, हमने होस पाइप तो दे दिया, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप कुछ अपनी तरफ से अज्यूम ना करें और उल्टी सीधी चीजें,
अच्छा, explain briefly why the horizontal component of the velocity of a droplet of water remains constant as it moves from P to Q. तो horizontal velocity projectile motion में constant क्यों रहेगी? Air resistance negligible, hence no drag force. अच्छा, ये तो उन्होंने बता दिया. कुछ और specific? As no acceleration acts on it. Yes, I'll write this. आंसर वो भी सही है, लेकिन थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक डिटेल में बता के आएंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो हम लिखेंगे देयर इज नो एक्सेलरेशन. No acceleration, yeah, you can also write net force in the horizontal direction. So there is no acceleration in the horizontal direction. ठीक है जी, horizontal direction लिखना जरूरी है, vertical direction में 9.81 की acceleration है, right? So don't just write no acceleration. ये हो गया, वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया था. फिर show that the time taken for droplet to move from P to Q is 0.53. तो given of all of this information, अक्सर वैसे आपको डायग्राम में ही मार्क हुई है. 0.53 सेकंड्स क्या कैसे दिखाएं P to Q आने में लगे. S equals to ut, वेरी गुड. सो भाई हम इस्तेमाल करेंगे S equal to ut plus half at square horizontally, half at square. अभी आप लोगों ने कहा भाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती नहीं है, तो ये पूरी चीज जीरो. सो S will equal to ut. S क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था 3.5, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी 6.6, और हमारा टाइम जो था वो t हमें निकालना है. टाइम हमने निकाल लिया भाई 0.53 ही आ रहा है. तो फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट दी हाइट h. हाउ डू वी कैलकुलेट दी हाइट h? सेकेंड इक्वेशन से, वेरी गुड. इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन अगेन. अच्छा, एक कन्वेंशन बना लेते हैं अपने लिए, राइट, क्योंकि हमने कन्वेंशन उठा के नहीं किया था. नॉट द यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाली मिसबा, वो इसलिए नहीं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as इस्तेमाल करोगे. तो चलो u स्क्वायर तो तुम्हें पता है, राइट, यू डोंट नो द v स्क्वायर. s कैसे निकालेंगे, हमें v स्क्वायर नहीं पता जो इधर आके वर्टिकल वेलोसिटी दी इधर इस पॉइंट पे. सो वी कांट डू दैट. ठीक है, हमने अभी भी टाइम निकाला, वी शैल बी वर्किंग विद द टाइम. अच्छा, हमारी जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, क्योंकि हमने सब इसको हॉरिजॉन्टली फेंका था. अच्छा, डाउनवर्ड्स हम पॉजिटिव कह रहे हैं, तो अब अपनी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं. लेट्स पुट दिस ऑल इन. सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. s क्या है, s वो हाइट h है जो हमें निकालनी है. डिग्री हमें निकालनी है, तो इसको कन्वेंशन के मुताबिक डालने की जरूरत नहीं है, खुद ही आ जाएगा जैसी है. u हमें पता है वो हमारी जीरो थी, तो ये जीरो प्लस हाफ. एक्सेलरेशन कैसी होती है, हमेशा 9.81 डाउनवर्ड्स होती है फॉर नो एयर रेजिस्टेंस. सो डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, तो उसको डाउनवर्ड इज पॉजिटिव पॉजिटिव डालेंगे 9.81, और टाइम हमने अभी निकाला 0.53 होल स्क्वायर. ठीक है, एंड इधर से हमारे पास हाइट आ जाएगी कि वो क्या आ रही है. सो जल्दी से इफ एनीवन कैन कैलकुलेट. सो 1.4 मीटर्स, थैंक यू. और टू सिग्निफिकेंट नहीं लिखेंगे, तो हमने 0.53 टू सिग्निफिकेंट इधर से वैल्यू उठाई थी, वही इस्तेमाल करिए. ठीक है, और पॉजिटिव भी खुद ही आ गया, यानी मतलब हाइट डाउनवर्ड्स की तरफ की था. बिल्कुल सही है, हाइट हम डाउनवर्ड्स ही जा रहे थे तब में. ठीक है. अच्छा, फिर क्या बोलते हैं, फॉर द मूवमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम P to Q, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रॉपलेट इज लेस देन, मोर देन और सेम एज द डिस्टेंस अलोंग इट्स पाथ. तो एक जो ये ड्रॉपलेट गया है P से Q, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, एक दूसरे से कम है, या दूसरी तीसरी से बड़ी है. कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, दोनों बराबर है. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. Displacement is shortest, yes, displacement is the shortest possible distance. So displacement is shorter, yeah, displacement is less than distance, as displacement will be the straight line from P to Q. ठीक है, मतलब क्या है इस बात का, डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट ये है, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये पूरा कर्व्ड पाथ है, तो कर्व्ड पाथ डेफिनेटली जो है वो सीधी लाइन से ज्यादा बड़ा है. डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस एज विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम T to Q, while distance is the actual curved path, is the actual curved path. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दैट मूव्स फ्रॉम P to Q. तो अच्छा, आपने हाइट h भी वर्कआउट कर ली है. ठीक है जी, दैट वाज 1.4 मीटर्स. हम आपको कह रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट का
मैग्नीट्यूड वर्कआउट कर लेंगे, पी टू क्यू डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है वो निकाल दें। तो हाउ कैन यू वर्कआउट दिस पी टू क्यू डिस्प्लेसमेंट? पाइथागोरस, इजी पीजी, अभी तक तो काफी आसान ही चलता आ रहा है पेपर। सो इट शैल बी 1.4 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर and then whole under root, that should be PQ का distance. What's it coming out to be? 3.8 आ रहा है PQ. Let's write that down. 3.8 is as our final answer. ये हो गया हमारा ये वाला सेकेंड क्वेश्चन भी। A jet of water hits a vertical wall at right angle as shown in figure 3.1. Horizontal jet of water density दी हुई है, circular cross sectional area भी दिया हुआ है, इसका velocity भी दी हुई है जिससे लग रहा है, vertical wall दी हुई है, फिर water का बोला हुआ runs down the wall। ये याद होगा, शायद मैंने पढ़ाया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एंड में ये मोमेंटम फिर इसका जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये मोमेंटम के थ्रू भी हो सकता है, पूरा उसका प्रूफ मोमेंटम के थ्रू ही आता था, लेकिन ये बहुत जरूरी था कि यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, ये बिल्कुल इस तरह से चपक के चलना शुरू हो जाए। अगर नहीं होता, अगर रिबाउंडिंग वेलोसिटी कोई होती तो फिर आप चेंज मोमेंटम से, फिर फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप फोर्स निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि the water hits the vertical wall with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड से ये बॉल जो है वो आके लगती है इस पे, द क्रॉस सेक्शन, और चाहे हमने पढ़ लिया वैसे भी, द वाटर रन्स डाउन द वॉल आफ्टर हिटिंग इट, यानी इसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है आफ्टर हिटिंग इट, ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या बोल रही हैं हमें ये बोल रही है, शो दैट ओवर अ टाइम ऑफ 1.6 सेकेंड्स द मास ऑफ वाटर हिटिंग द वॉल इज 1.2 किलोग्राम्स। अच्छा, तो इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है जी। दो तरीके क्या है, जैसे पहले भी हम लोगों ने ऐसे एक सवाल किया हुआ है, एक तो मैंने आप लोगों को शायद करवाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को प्रूफ दोबारा करवा देता हूँ। लेकिन एक आसान तरीका क्या है, इसका आसान तरीका ये कि भाई आपको ये पता है ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इतनी है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, इस टाइम को इस्तेमाल करके वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप ये लेंथ निकाल लो जितनी है, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करके हम डेंसिटी के फॉर्मूला में डाल के हम मास निकाल लेंगे। तो एक अप्रोच तो हम पहले ये अपनी अप्रोच नंबर 1 कर लेते हैं, जिसमें हमें जेट ऑफ फ्लूइड में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो हमें क्या पता है, हमें पता है वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड की, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, या फॉर एग्जांपल लेंथ अगर हम निकालना चाह रहे हैं इस केस में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फ्लूइड, तो वो आ जाएगी थ्रू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो थी वो 5 थी और टाइम जो है वो 1.6 है। लेंथ क्या आ रही है हमारे पास, 8, ओके एग्जैक्ट 8। सो 8 मीटर्स ही आ रही है। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है हमारी डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। अच्छा, डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी हमें क्या दी हुई है, क्या दी हुई है भाई, क्या दी हुई है, 1 यानी अभी हमने जो एस्टिमेट से पढ़ा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वही दी हुई है पानी की डेंसिटी। अच्छा, मास क्या है हमारा, मास जो था वो हमें निकालना है। वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। सो 1.4 इन 1.5 इन 4 एंड देन इनटू 8। इधर से अगर हम दोनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दें तो मास क्या आ रहा है, यस, सो वी आर गेटिंग द सेम थिंग एज 1.2 kg। तो एक तो तरीका ये है, अगर किसी को जेट ऑफ फ्लूइड्स वाली डेरिवेशन याद है तो हमने वो एक तरीके से करी थी। क्या करा था, हमने कहा था कि मास जो है वो क्या होता है, या अगर हमें 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 पता था कि हमें हमें क्या निकालना, हमें डीएम बाई डी टी निकालना। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास फ्लो रेट, ठीक है, वो थी हमने जो डेरिवेशन करी थी, तो हमने इस तरह से करी थी कि भाई फोर्स जो होगी उस केस में वो वी डीएम बाई डी टी थी, राइट। तो हमने फिर डीएम बाई डी टी पूरा डिराइव करके निकाला था, फिर उसको वेलोसिटी मल्टीप्लाई करके फिर आंसर फाइनल निकाला था। तो वो अगर याद कर ले रहे हैं तो वो क्या थी भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ मास को हम कैसे खोज सकते हैं। मास जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। इधर हमने देखा मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं डेंसिटी डी रॉ वी अपॉन डी टी। अच्छा, रॉ तो कांस्टेंट है, डेंसिटी तो कांस्टेंट, इसको डिफरेंशियल से बाहर खींच के लिए आते हैं क्योंकि उसका कोई रेट चेंज नहीं है, दिस बिकम्स रॉ एंड देन डी वी बाई डी टी। अच्छा, वॉल्यूम को भी खोल सकते हैं, तो वॉल्यूम को भी खोल लेते हैं जरा। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है रॉ एंड देन डी ए एल अपॉन डी टी, राइट। मजे की बात, एरिया भी आपका कांस्टेंट रहा है, तो एरिया को भी बाहर खींच के बाहर निकाल सकते हैं। तो एरिया को अगर बाहर निकाल ले तो रॉ ए एंड देन ये डी एल बाई डी टी बन जाएगा। और डी एल बाई डी टी क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो आपका जो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला है वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर पे डी एम बाई डी टी, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या था, वो आ गया रॉ ए वी, ठीक है। और इधर से आप आराम से करके निकाल सकते हो भाई। अगर आपको डेल्टा एम निकालना है, इफ यू वांट टू वर्क आउट डेल्टा एम, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा डेंसिटी 1 8 3 एरिया
which is 1.5 into 10 4. Velocity, लेंथ भी कांस्टेंट नहीं है, लेंथ कांस्टेंट नहीं होती है। इसमें एक मिनट को मैं बताता हूँ 5, और फिर आपका टाइम क्या था, टाइम आपको दिया हुआ था 1.6, तो टाइम भी ऊपर जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 1.6 आ रहा है। एंड इधर से भी देख लोगे वही आ रहा है आंसर, इट इज कमिंग आउट टू बी 1.2 kg। अच्छा, लेंथ क्यों नहीं कांस्टेंट है? लेंथ इसलिए इसमें कांस्टेंट नहीं है क्योंकि द थिंग इज कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सारे पार्टिकल्स हैं वो कोई लेंथ ट्रैवल करके आ रही, राइट? सो एज लॉन्ग एज दे ट्रैवलिंग द लेंथ एट एनी टाइम जो उन्होंने कवर किया वो चेंज कर रही है, तो उस हिसाब से फिर डीएल बाई डी डी कॉन्स्टेंट नहीं है, राइट? जो पानी का जो होज है वो एरिया तो कांस्टेंट लेता है, उसकी डेंसिटी भी उस पानी की कांस्टेंट होगी, लेकिन जो पानी लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कह रहे हैं, तो अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल 0.1 सेकंड में पानी ने सिर्फ इधर तक आया था, फिर नेक्स्ट 0.1 सेकंड में पानी इधर तक आ गया, तो लेंथ इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, लेंथ जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है? दैट्स द थिंग दैट यू डूइंग। क्लियर हुआ? ओके जी। हेलो एमन, आप कैसी हैं? वाई सो लेट बच्चा? अच्छा, कैलकुलेट द डिक्रीज इन हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ मास ऑफ वाटर इन ए ड्यू टू हिटिंग द वॉल। तो आपको कह रहे हैं डिक्रीज इन मोमेंटम निकाल दो, हमें पता है भाई मोमेंटम का चेंज कैसे निकालते हैं, दैट इज ऑलवेज वर्कड आउट थ्रू मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। मोमेंटम फाइनल कैसे निकलेगा? कन्वेंशन बना लेते हैं। ओके, कन्वेंशन बना लेते हैं सबसे पहले तो, राइट वर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है जी। सो मास क्या है हमारा? हमारा मास हमने अभी निकाला 1.2 kg था, सो इट शैल बी 1.2, सॉरी एक सेकेंड, सही है। मोमेंटम फाइनल क्या है? मोमेंटम फाइनल हमारा इधर लिखा हुआ है, हमने इधर वर्कआउट किया था, मोमेंटम फाइनल जो है वो क्या आ रहा है, वो क्योंकि वेलोसिटी आपकी जीरो हो चुकी है तो वो जीरो आ रहा है, तो मोमेंटम फाइनल हमारा जीरो। मोमेंटम इनिशियल मास हम वर्कआउट कर चुके हैं, वो 1.2 आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वो थी 5 मीटर पर सेकेंड कन्वेंशन के हिसाब से, तो 5 पॉजिटिव उठा के डालेंगे, सो 5 पॉजिटिव उठा के डाला और मेरे हिसाब से ये 6 ही आ रहा है वापस से, क्या आ रहा है? अच्छा, एंड अब इधर हो जाएगी हमसे प्रॉब्लम, अक्सर और बेशतर हम क्या लेके आ जाएंगे? आगे चलो, हो गया आंसर। इधर एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा, वो इधर से पूरे पेपर में से 1 मार्क काट लेगा। वो क्यों? क्योंकि अक्सर और बेशतर ये वाले जो आंसर होते हैं ना, जो आते ही एक होल आ जाते हैं या एब्सोल्यूट आ जाते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे आ जाते हैं, होल नंबर के उसमें आ जाते हैं, तो हम उसमें बॉदर नहीं करते हैं देखना, ठीक है जी। इसमें जरूर देख लिया करो जो ऐसे आंसर्स होते हैं जो सिर्फ एक एक आ रहे होते हैं, तो इसमें हम जरूर देख ले 5 was given us to 5.0, यानी ये 2 सिग्निफिकेंट है, और 1.2 वैसे भी 2 सिग्निफिकेंट होता है, सो हम लिखेंगे कितना? हम इसको 6.0 जबरदस्ती 2 सिग्निफिकेंट करके आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द प्लेस जहां में मुझे लगता है अक्सर बेशतर जो इस बैच के वो इधर हो सकता है मिस्टेक कर दें, वैसे तो आई डोंट फील लाइक कहीं और मिस्टेक होगी, ठीक है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा, पेपर्स करते हुए इसको प्रैक्टिस कर लें कि हम ये भी चीज गलत नहीं करें, होपफुली हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं होता तो फिर भी अल्लाह खैर खैर है। अब इतनी छोटी छोटी चीजें हम कर सकते, वैसे भी एग्जामिनर थोड़ा बहुत अलाउ कर देगा, वैसे भी जालिम नहीं होगा अगर हमने हर जगह सही लिखी होगी। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो मोमेंटम से हॉरिजॉन्टल फोर्स, मोमेंटम से फोर्स कैसे निकालते थे? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, दोनों फॉर्मूला आ गए हैं। एक अप्रोच, अगेन आपके पास दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच क्या है? यू कैन यूज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है आपका? 6 से डिक्रीज करा था मोमेंटम, टाइम कितना था हमारा? टाइम था 1.6 सेकेंड्स, so 6 divided by 1.6, that I believe is coming out to be a 3.8, 3.8 इधर लगे। और दूसरी अप्रोच मिजबा ने दी, मिजबा ने कहा भाई क्योंकि ये जेट ऑफ फ्लूइड है और पानी जो है फिर लगने के बाद जो है वो बिल्कुल वो हो जाता है, स्टेशनरी जाता है, तो यू कैन ऑल्सो यूज रॉ ए वी स्क्वायर, एंड वंस अगेन आप इसको भी देख सकते हो कि ये वही आंसर आपको देगा। सो 1 into 10⁻³ एरिया हमें क्या दिया हुआ था? 1.5 into 10⁻⁴, एंड देन हमें वेलोसिटी दी हुई थी 1.6 स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरीकों से सेकंड वाला कौन सा फॉर्मूला है? वही जेट ऑफ फ्लूइड, जेट ऑफ फ्लूइड, राइट। आपने क्या निकाला? आपने निकाला dm/dt रो ए वी स्क्वायर था, राइट। फोर्स विल इक्वल्स टू फॉर दिस केस v dm/dt, क्योंकि इसमें मास और एक्सेलरेशन तो है नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, तो हमें फॉर्मूला v dm/dt इस्तेमाल करना है। dm/dt तुमने भी निकाल लिया, राइट। अगर तुम इसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे, मजीद फोर्स आ जाएगी, तो वो क्या आ जाएगी? वो रो ए वी स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। ये हमने किया है जेट ऑफ फ्लूइड में, दिस वाज डन इन जेट ऑफ फ्लूइड, तो उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया
इसको किस तरह से करना है, जिस तरह से भी कर लो, इट्स अप टू यू। लेकिन ये देखोगे कि अक्सर और बेशतर जो ऐसे सवाल होंगे जिसमें जेट ऑफ फ्लूइड होगा वो डिफरेंट तरीके से, फिर एक उसमें ऑब्वियसली मोमेंटम वाली चीज भी होगी, यू कैन ऑलवेज डू इट थ्रू द मोमेंटम वाला। एंड जैसे मैंने वन वन जगह के जो लिख रहा हूँ वो ऐसा है जो विच यू डू नॉट नीड, जो आपको वो वाली वो डेरिवेशन सब याद हो, ठीक है, वो आप ऐसे भी कर सकते हो। वेलोसिटी 5 नहीं है, वेलोसिटी 5 थी, वेलोसिटी 5 थी, हाँ वेलोसिटी 5 थी, बिल्कुल सही, मैंने टाइम उठा के डाल दिया गलती से यहाँ पे, सॉरी माय बैड, इससे आंसर भी गलत आ रहा होगा प्रॉब्ली इधर। सो बातों बातों में 1/3 इंटू 1.5 इज 4 और 5 स्क्वायर 3.75 3.8 आ रहा है, ठीक है जी। तो मैंने पहले से ही आंसर राउंड ऑफ करके खुद लिख दिया, 3.8 इधर भी आ रहा है, ठीक है जी, 3.8। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, state and explain the magnitude of the horizontal force exerted on the wall by the water। हम न्यूटन थर्ड लॉ लगा के हम ये लिख देंगे कि यूजिंग न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ the force will be 3.8 newton but opposite in direction, opposite direction to the force exerted by the wall on the water, ठीक है जी। तो बस हमने इसमें लिखना था, आई डोंट फील लाइक अच्छा सवाल था, लाइक प्रीटी बैड, खैर। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द वाटर। तो अगेन दो अप्रोचेस, नंबर वन, नंबर टू। नंबर वन क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या थी 3.8, एरिया क्या था, एरिया जो था वो ये था, सो 3.8 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴। यू कैन वर्क दिस आउट, कोई इसका आंसर दे दे। और बाकी दूसरा फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने किसमें, उसी चीज में, इट वाज प्रेशर इक्वल्स टू रॉ वी स्क्वायर, राइट, यस, रॉ वी स्क्वायर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज एनी ऑफ द टू अप्रोचेस। अगेन जो भी करोगे यू कैन गेट योर आंसर, दिस विल बिकम 25,000, 25,000 आ रहा है, 25,333, राइट, चलिए 25,333 333, सो ये आ जाएगा, फिर हम इसको 2 सेकंड में लिखेंगे 25,000, ठीक है। एंड सिमिलरली ओवर हियर 1 इंटू 10⁻³ एंड देन आप जो है वो 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर भी नजर आ रहा होगा कि वही आंसर आपके पास आ जाएगा। एक्चुअली in calculation we use actual value of or rounded off, जैसे फोर्स के लिए we will use 3.5 और 3.8 3.8 इस्तेमाल कर लो। एएस के पेपर में जैसे जो पार्ट कर लो, ठीक है, then you can pick up this value and put it up in the next question, ठीक है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऑफ हो, जैसे तुमने फॉर एग्जांपल निकाली, डेंसिटी हमारी आ रही है 1261, अब तुमने उसको 1300 कर लिया, ठीक है, नाउ ट्राई टू यूज दिस वैल्यू, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया। लेकिन 3.75 को तुमने 3.8 किया है, तुमने 1.57 को तुमने 1.6 किया, ये चलती, ये नहीं चलेगा, ठीक है, दिस विल नॉट वर्क। लेकिन एएस के पेपर में इतना ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा वो उस पर नहीं ध्यान देते हैं, तो यू कैन यूज जो भी वो करवा दे पहले वाले पार्ट में, तो वो आप नेक्स्ट पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात ये कि चलो अगर नहीं भी करना चाहो, इफ यू वांट टू, चलो मैं सबसे अच्छी चीज करूंगा, लेकिन सारी जो है मैं वही वही वैल्यूज लूंगी, तो लेकिन बस एक काम ये करना कि जब भी वो कह दें शो वाला सवाल, कहाँ का शो वाला सवाल, जैसे ये वाला सवाल शो, तो इसमें आंसर अगर 0.53 0.52798 कुछ भी इस तरह से आया था, तो फिर अब शो करा दी, तो शो का मतलब है अब नेक्स्ट जहां भी इस्तेमाल करना है वो ये इस्तेमाल करना है, क्योंकि उन्होंने शो बोल दिया। तो शो, जब शो आ जाए तो लाजमी लाजमी फिर यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे और कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब जो भी हमने जितना भी राउंड ऑफ कर दिया फिर यही वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। बट यू हैव अ चॉइस, वैसे तो एएस पेपर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि वो वैसे भी आंसर राउंड ऑफ करने के होते हैं, तो वो उसकी प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा अगर कोई गैप आ रहा हो तो फिर यूज दी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास पहले से आई, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या है ये, a child moves down a long slide as shown in figure 4.1, ये x to y है, not to scale, the child moves from rest at the top end x of the slide। अच्छा जी, यहाँ पे जो था बच्चा जो था वो रेस्ट पे था, initial velocity इसकी 0, an average resistive force of 76 Newton opposes the motion of the child as they move to the lower end y of the slide, the kinetic energy of the child is 300 joules, the decrease in gravitational potential energy as it moves from x to y is
3200, ठीक है जी। बहुत ज्यादा नॉन जेंडर स्पेसिफिक हुए में ये लोग, ठीक है, उन्होंने कहा कोई बुरा ना मान जाए, तो खैर तो ये है। बोला हुआ है हमें, क्या क्या बोला हुआ है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स है 76 न्यूटन्स की। अच्छा, अगर बच्चा अभी नीचे जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स किस डायरेक्शन में मार्क करूं? ऑपोजिट। अच्छा, जब भी उनको ये क्लियरिफाई नहीं करना होगा कि इसमें से ये पूरी फ्रिक्शन है या ये पूरी ड्रैग फोर्स है या ये दोनों का कुछ मिला हुआ कोई चीज है, तो वो क्या लिखेंगे आपको? वो आपको लिखेंगे रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। अगर उनको स्पेसिफाई करना भाई फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ही है, ड्रैग फोर्स बोलेंगे तो ड्रैग फोर्स ही बोलेंगे, या उसको विस्कस फोर्स बोलेंगे। जब उनको नहीं स्पेसिफाई करना भाई क्या चीज है, तो रेजिस्टिव फोर्स बोल देंगे। तो ये फ्रिक्शन लिख रहा हूं मैं, इसमें हो सकता है ड्रैग फोर्स भी कुछ हो सकता है। डू नॉट क्लोज योरसेल्फ ऑफ टू द पॉसिबिलिटीज कि आगे जाके ड्रैग फोर्स कुछ आ गई तो हम बिल्कुल घबरा जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड इज 300 जूल्स एट y, मतलब y पे जो ये आता है ये 300 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेके आता है, ठीक है जी, मसले की बात नहीं है, अच्छा हो गया लेके आ गए। फिर क्या हुआ है, the decrease in gravitational potential energy of the child as it moves from x to y is 3200 joules, यानी यहां से यहां आने में जो इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है, यानी द डेल्टा जीपीई, दैट इज ए -3200, दैट्स अ लॉट। -3200 से 300 इधर मिले, यानी तकरीबन 2900 जूल्स कौन खा गई? फ्रिक्शन खा गई, ठीक है जी। अच्छा, फिर भी देख लेते हैं, डिटरमिन द रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट y व्हेन द रेजिस्टिव फोर्स इज 76 न्यूटन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड एट y व्हेन देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स। तो जब रेजिस्टिव फोर्स थी तब तो ने बताया हुआ 300 जूल्स आए थे, ठीक है, तो 300 जूल्स आए थे। जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती तो हमें क्या पता है, जब रेजिस्टिव फोर्स नहीं, जितना ग्रेविटेशनल एनर्जी में डिक्रीज आता वो सब इसको काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे मिलता, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो यानी इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे तभी तमाम तमाम 3200 जूल्स आपको इधर मिलते एट वाई इफ देयर वाज नो रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है जी। आई होप समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एंड कैन यू आल्सो गिव मी द आंसर टू दिस? 0.093, 0.094, आई थिंक 0.094। Use the answer in A to calculate the ratio speed of child at y when the resistive force is 76 न्यूटन। स्पीड ऑफ चाइल्ड ये भी निकाल लेते हैं, हमने काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल लिया है, राइट। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होता है, अगर हम इसको फॉर्मूला के थ्रू निकालते हैं तो वो क्या आता है, वो आता है हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर होता है, वही चीज है, राइट। दिस इज द सेम काइनेटिक एनर्जी, ऊपर वाली काइनेटिक एनर्जी जिसे डिवाइड कर दिया, वही चीज है, बस फॉर्मूला एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है 0.094 के, राइट। मजे की बात, हाफ हाफ तो सेम ही रह रहा है, ऊपर मास मास बच्चे का मास भी चेंज नहीं करेगा अगर रेजिस्टिव फोर्स हो या ना हो, हाँ वेलोसिटी चेंज करेगी। तो ये निकाल लेते हैं जरा, लेट्स से दिस इज व्हेन वेलोसिटी विद, लेट्स से दिस इज वेलोसिटी 1 एंड लेट्स से दिस इज वेलोसिटी 2, ठीक है, ताकि थोड़ी सी डिफरेंशिएशन रहे। एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। अच्छा, लेट्स जस्ट से कि इसको कह लेते हैं, ऊपर वाली को कह लेते हैं वी एक्स, ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट बनना, ये भी ना हम काट लें, और वी वाई, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या निकाला, हमने निकाला है कि भाई वी एक्स अपॉन वी वाई होल स्क्वायर किसके बराबर है, 0.094 के बराबर। कुछ भी चेंज नहीं किया, बस काइनेटिक एनर्जी रेशियो दिया था, उसी को फॉर्मूला में एक्सप्रेस करके स्पीड का रेशियो निकाला, और कुछ भी नहीं करा, ठीक है जी। सो हमने ये किया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे, तो इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, और इधर जो आंसर आएगा हमारा वी एक्स अपॉन वी वाई का, वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.094 ये क्या है। फिर क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है जी। सो आई वांट यू गाइस टू अटेम्प्ट इट, सब कुछ इस स्लाइड में है। हाउ डू यू कैलकुलेट द लेंथ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये कैसे निकालेंगे, एम जी एच। अच्छा, x to y is going to be this slant height, x to y this पूरी लेंथ, ये कुछ स्लांट भी आ रहा है इसमें और फिर कुछ इसमें सीधा हिस्सा भी आ रहा है, तो कैसे करें, mgh से तो वर्टिकल हाइट आएगी, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, वेरी गुड। भाई अब्दुल्ला कह रहे हैं आपको पता है, क्या पता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, वो होगा फ्रिक्शन इनटू द डिस्टेंस मूव्ड। डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस वही डिस्टेंस है जो हमें x to y डिस्टेंस ढूंढना, राइट, पूरे डिस्टेंस पे ये फ्रिक्शन ने काम किया है, सो वी शैल बी यूजिंग दिस। वर्क डन क्या था, बट द वर्क डन वाज 2900 जूल्स अगेंस्ट फ्रिक्शन, सो 2900 जूल्स अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की फोर्स क्या थी, दैट वाज 76 न्यूटन्स, लेट्स टेक दैट, और डिस्टेंस d हमें वर्कआउट करना है, d आ रहा है 2900 डिवाइडेड बाय 76, वेरी गुड अब्दुल्ला। तो ये आंसर क्या आ रहा है, 38.15। अगेन टू सिग्निफिकेंट हमने वैल्यू उठाई,
This was 76, this was 2900, दोनों टू सिग्निफिकेंट है, so 38 meters is our length over here. फिर क्या बोल रहे हैं, at end y of the slide the child is brought to rest by a board as shown in figure 4.2. तो child को जो है वो, ये पता नहीं क्या हो रहा है, खिलौना है, child है, कुछ भी, खैर ये इसको रेस्ट पे लाया जा रहा है. A spring connects the board to a fixed point. The spring obeys Hooke's law and has a spring constant of 63 Newton per meter. So spring constant की वैल्यू आपको दी है. The child hits the board so that it moves to the right and compresses the spring. The speed of the child becomes zero when the elastic potential energy of the spring has increased to its maximum value of 140 joules. Calculate the maximum compression of the spring. Maximum compression कैसे निकालेंगे spring की? सारी इंफॉर्मेशन इसी पेज पे. हाफ के ई स्क्वायर, बिल्कुल सही, सही जवाब है सारे के सारे. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी equals to half k x square. Let's use this. Elastic potential energy हमें दी है भाई 140 जूल्स है. हाफ k जो है वो 63 आ रहा है, x square हमने निकाल लेना है. So 140 into 2 divided by 63 whole under root, that is equals to x. So what is x working out to be? 2.108 and इसको हम 2 सिग्निफिकेंट लिख लेते हैं. So 2 सिग्निफिकेंट जैसे आप लोग बोल रहे हो 2.1 मीटर्स लिख लेते हैं. अच्छा, कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड टू द इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग. अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी थी क्या हमारी. काइनेटिक एनर्जी जब हम y पे आए थे तो 300 जूल थी, यानी यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 300 जूल थी, जो कितनी बनी है फिर 2.1 मीटर हमने कंप्रेस किया, सिर्फ 140 जूल बनी है स्प्रिंग की एनर्जी. मतलब तकरीबन इसमें से भी कुछ हिस्सा, तकरीबन 160 जूल्स इसमें से भी जाया हुए हैं. ठीक है जी, तो वो जाया का तो बात नहीं हो रही, इधर वो बोल रहे हैं परसेंटेज एफिशिएंसी निकाल दो. तो परसेंटेज एफिशिएंसी कैसे निकाल दी थी? इट वाज द यूजफुल पावर या यूजफुल एनर्जी. यूजफुल एनर्जी भाई कंप्रेशन में गई, हमने 140 जूल की कंप्रेशन दी. कितने से लगा के दी? 300 जूल हमने सिस्टम के अंदर वैसे डाले थे. That will be the total, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे to get the percentage efficiency. So ये क्या आ रही है, और बाकी सबको समझ आ रहा है क्या करा मैंने? 47%. ठीक है जी, 47% हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई. अच्छा, लास्ट पार्ट. ठीक है जी, और the maximum compression of the spring is x naught. On figure 4.3, sketch a graph to show the variation of the elastic potential energy of the spring. There is compression x from x equals to 0 to x equals to x naught. Numerical values are not required. तो कोई numerical value नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए है. आंसर 1SF नहीं होना चाहिए है. 1SF क्यों होगा? 1SF नहीं होना चाहिए. आंसर 1SF होना चाहिए. बात तो सही है आपकी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. आंसर 1SF होना चाहिए है. एक सेकेंड. हाँ, तो इधर जो है, ठीक है, इधर यू कैन राइट, हाँ यू कैन राइट 47V and you can also write 50. Both are accepted. 47 क्यों चल रहा है? क्योंकि पहले से वो दो सिग्निफिकेंट लेके आते चल रहे थे, तो थोड़ा सा एग्जामिनर ने इधर लेवरेज दी है. 50% भी आप इधर लिख सकते हो. यू कैन राइट बोथ ऑफ दीज आंसर्स डाउन. ठीक है, थोड़ी सी चीज दिखाओ मुझे. 300 जूल्स इन्होंने दी थी ना, 300 जूल्स. हाँ ठीक है, तो सही है, वो बात भी सही है, हम ये भी लिख सकते हैं. अच्छा, the maximum compression of the spring is x naught. On figure 4.3, sketch a graph to show the variation of the elastic potential energy of the spring. There is compression x from x equals 0 to x. Actually ये बनाना है. ये वाला जो है अक्सर बेशतर P2 में एक सवाल आएगा, जो मैंने आप लोगों को प्रोपोर्शंस वाली चीज सिखाई है. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ बनाना है. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? इट वाज एक हाफ fx था और एक जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर था, जो हमने ऊपर इस्तेमाल किया. राइट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस. क्यों? क्योंकि बिकॉज इसमें फोर्स कांस्टेंट करना मुश्किल हो जाती है. बात फोर्स कांस्टेंट रहती ही नहीं है एक्सटेंशन के साथ. तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हम हाफ के एक्स स्क्वायर इस्तेमाल कर लेंगे. हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सारी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, हाफ भी कांस्टेंट. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी? हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गई है. एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा होता था? इट वाज अ क्वाड्रेटिक कर्व. क्वाड्रेटिक कर्व या तो यू बनता था, या फिर इसी का ही फ्लिप्ड वर्जन बनता था, यानी मिनिमम पॉइंट के साथ बनता था. राइट, सो या तो वो इस तरीके से था. अब कौन सा वाला बनाएंगे, वो कैसे डिसाइफर होगा? ये डिसाइफर करके भाई 0 0 आना चाहिए या कोई वैल्यू आनी चाहिए इधर. सो बेसिकली जब हमारी कंप्रेशन 0 होगी
तब आई एम एक्सपेक्टिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो, सो इट शुड बी दिस वन. सो हम जो है वो ग्राफ कैसा बनाएंगे कुछ. स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव. तो स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन की कंडीशंस क्या कहती है. कोहेरेंट वेव्स नहीं, स्टेशनरी वेव्स की वो नहीं की कंडीशन. वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, नो, वो इंटरफेरेंस की थी. दिस वाज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस. स्टेशनरी वेव्स के लिए कोहेरेंसी नहीं चाहिए आपको. सेम नेचर मीट एट अ पॉइंट हैव सेम फ्रीक्वेंसी. वैसे इसके लिए भी कोहेरेंसी ही हो गई वो, लेकिन हम इसको लिखते इस तरह से नहीं है. तो एक कंडीशन सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, waves must be moving towards each other. yes, सबसे पहले तो waves must be traveling in opposite directions to each other. In opposite directions to each other. ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, मैं पता नहीं क्यों इसको बुलेट फॉर्म लिखना शुरू कर दिया. waves must be traveling in opposite directions to each other. फिर दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये हो गई है कि they must be of the same nature. they must be of the same nature, क्योंकि पानी के साथ ही बनाएगी स्टेशनरी वेव, स्प्रिंग वाली स्प्रिंग के साथ ही बनाएगी स्टेशनरी वेव, साउंड वाली साउंड के साथ ही बनाएगी, माइक्रोवेव माइक्रोवेव से बनाएगी. they must be of the same nature and have the same frequency. सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए है. और जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी, वैसे तो अंडरस्टूड सी बात है वेलोसिटी भी सेम होगी, लेकिन हम ये भी लिख देते हैं सेम वेलोसिटी. they can travel from away they can travel away from each other to ऐसा हो नहीं सकता. जब ऐसा हम लिखेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता दोनों एक दूसरे से दूर कभी भी जा रही है. अगर ये वेव और ये वेव दोनों एक दूसरे के अपोजिंग ट्रैवल कर रही है, तो बेसिकली अगर तुम उसको समझो कि एक दूसरे के पास जा रही है, दूसरे से दूर जा रही है, बात वही है. दे विल ऑलवेज जस्ट पास थ्रू ईच अदर. तो बस ये लिखे आ जाओ, दे मस्ट बी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. क्या ये लिखे आ जाओ, वन वेव मस्ट गो फॉरवर्ड, वन वेव मस्ट गो बैकवर्ड. बात वही है. इट मतलब ऑपोजिट डायरेक्ट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन बोली तो मतलब व्हाट यू ट्राइंग टू गेट टू के कैन दे आल्सो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो बात तो देखो, बात तो दोनों से वही बन रहा है ना, सेंस तो वही बन रहा है. अगर मैं ये बोलूं कि ये वाली इसकी तरफ आ रही है, तो वो बात भी सही है. या फिर मैं ये बोलूं यार ये वाली इससे दूर जा रही है यूं निकल के, तो फिर भी वो उसमें से गुजर के तो दूर जाएगी ना. बात वही है, बात वही है. यू कैन राइट एनीथिंग, यू जस्ट वांट टू बी मेक श्योर ऑपोजिट डायरेक्शन में. अच्छा, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन अ स्टेशनरी वेव बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स. 0 डिग्री. भाई दो एडजेसेंट नोड है, अगर ये एक वेव इस तरह से बनी है, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ भाई ये वाला नोड कहाँ है, ये वाला नोड क्या कर रहा है, दोनों स्टेशनरी रहते हैं, दोनों का कुछ कुछ काम ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है, तो बेसिकली 0 डिग्री. वैसे एक लूप में भी, अब ये एक लूप में आ रहे हैं दोनों, सो बेसिकली 0 डिग्री. खैर नोड नोड जितने भी नोड होंगे उनका सबका फेज डिफरेंस वही होता है, एक ही होता है. कैन वी राइट 360 डिग्री. यस, आई सपोज यू कैन आल्सो राइट 360 डिग्री, क्योंकि बात वही है. बट लिख के आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मोस्ट प्रॉब्लली मार्क्स नहीं काटेंगे, लेकिन 0 इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि स्टेशन में हम कहते हैं दो हैं, 0 और 180. अच्छा, अब मोटरसाइकिल एग्जामिनर को भी मौका नहीं देना कि वो किसी भी मर्जी किसी भी उसको कोई चलो और वो मार्क्स काट ले, ठीक है. कभी मौका ऐसा नहीं दिया देकर आया करें. जब कर सके तो फिर पूरा करके आया करें. अच्छा, a motorcycle is traveling at 13 meters per second along a straight road. The rider of the motorcycle sees a pedestrian standing in the road directly ahead and operates a horn to emit a warning sound. The pedestrian hears this warning sound from the horn at a frequency of 543 Hz. The speed of sound in air is 334 meters per second. Calculate the frequency to three significant figures of the sound emitted by the horn. डॉपलर्स इफेक्ट. ये अच्छा, और अप्रोच वाला केस है, सेपरेशन वाला केस है. अप्रोच का फॉर्मूला क्या था, f इक्वल्स टू v ओवर v माइनस f. यस, माइनस वाली पर्सपेक्टिव लेंगे हम. सो fo विल इक्वल्स टू v ओवर v माइनस vs fs. fo क्या है, fo he heard this, so this is fo 543. v क्या है, v जो है वो स्पीड ऑफ साउंड होती है 334.
334 माइनस VS 13 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, FS हमने निकाल लेनी है। तो एक काम करते हैं, ये पूरी चीज कैलकुलेट करके, जो FS के अलावा वाली जो इधर चीज है इसको कैलकुलेट करके उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट आर FS। FS should be coming out something lower, क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं तो फिर हमारी फ्रीक्वेंसी हायर हुई होगी, यानी 543 से कुछ कम होगी FS। 522 एंड 3 सिग्निफिकेंट एग्जामिनर ने जबरदस्ती बोला है तो हम इसको फिर 520, अच्छा 521 आ रहा है, 522 आ रहा है, क्या आ रहा है पीडीएफ में शायद 543 522.115 ओके जी 522.115 सो इट इज 522। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहे हैं, अच्छा ये आप लोगों ने करना है, बड़ा अच्छा सवाल है। The motorcycle rider passes the stationary pedestrian and then moves directly away from her, ये भी क्लेरिफाई कर दिया, हर पहले चाइल्ड को इट बोला था। As the rider moves away, he operates the horn for a second time. The pedestrian now hears sound that is increasing in frequency. State the variation, if any, in the speed of the motorcycle when the rider operates the horn for the second time. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बोल ये रहे हैं कि वो पास कर जाता है हर वाली पेडेस्ट्रियन को, उसने पास कर लिया है। ठीक है, एज द राइडर मूव्स अवे ही ऑपरेट्स द हॉर्न फॉर अ सेकेंड टाइम। ठीक है जी, तो जब ये दूर जा रहा है, यानी डॉपलर इफेक्ट का ये अब ये सेपरेशन वाला केस लगे। अच्छा, द पेडेस्ट्रियन नाउ हियर्स द साउंड दैट इज इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी। उन्होंने नहीं बोला इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, उन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी बाकायदा इंक्रीज करे जा रही है, फ्रीक्वेंसी इज कीपिंग इंक्रीजिंग, is keeping frequency is increase हो रही है बार बार। ठीक है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज इंक्रीजिंग। डॉपलर्स इफेक्ट में याद रखना कि जब तक आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी होती थी तब तक क्या होता था, तब तक आप जो है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती। whenever you had a constant velocity your observed frequency was constant। अगर वो ये बोल रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, यानी फॉर एग्जांपल पहले 200 थी, 201, 202, 203 इस तरह से हो रही है, तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी रास्ते। ठीक है जी, और अब ये आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें बताएंगे जो वेलोसिटी जो चेंज कर रही है, तो ये कैसे चेंज कर रही होगी, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, क्या कर रहा है ये मोटरसाइकिलिस्ट। आगे हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का कांसेप्ट लगाएंगे एंड चीजों को कांस्टेंट करेंगे, जो कांस्टेंट है इससे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, इट्स इनवर्स टू डिक्रीज होगी स्पीड। अच्छा, इट्स नॉट इनवर्स टू द स्पीड। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है हमने, इनवर्स नहीं है। ठीक है, इसमें जो आंसर तुमने दिया है वही आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। मिसबा अभी बताया था इंक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती है। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है, दिस इज दिस मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, बॉक्स मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस मोटरसाइकिलिस्ट सही तरह से। ये क्या कर रहा है, ये आ रहा था लेट से इसने पेडिस्ट्रियन को क्रॉस कर लिया है, पेडिस्ट्रियन जो है वो पीछे खड़ी हुई है इधर। ठीक है, इमिट क्या कर रहा है, साउंड, इमिट साउंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ 522 हर्ट्ज। ठीक है, ये इसकी 522 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। और अच्छा देखो, अगर 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 उनको ये बताना होता कि आपकी जो है वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, तो वो ये लफ्ज इंक्रीजिंग नहीं बोलते, वो ये बोलते कि मतलब बेसिकली देखो बात इसमें समझो कि FO विल इक्वल्स टू V अपॉन V प्लस माइनस VS। ठीक है, आई डोंट नो, मैं मिसबा को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है बाकी को समझ आ गया हो। मिसबा इसमें बात समझो कि जब तक VS कांस्टेंट है ना, देखो बात समझो, ये चीज तो होती ही कांस्टेंट है, ये चीज भी कांस्टेंट होती है, ये चीज भी वैसे ही कांस्टेंट है, दूसरी दफा दोबारा से। अच्छा, अगर ये चीज भी कांस्टेंट हो जाए तो इस बार देयर इज नो वे FO चेंज करे। ठीक है, मतलब FO ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, एक हायर वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाती है या एक लोअर वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जब वो बोल रहे हैं इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब लाजमी ये बात हो गया कि वेलोसिटी चेंज तो कर रही है। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू टेल इट कि कैसे चेंज करेगी, क्योंकि देखो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, चेंज करेगी तो एक सोर्स वेलोसिटी ही चेंज कर सकती है, और तो कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो वील हैव टू वर्क दैट आउट। अच्छा, अभी कौन सा केस है हमारा, अभी केस जो है वो सेपरेशन का है। हमारा केस जो है वो सेपरेशन का है। सेपरेशन में कौन सा लगता है, FO इक्वल्स टू V अपॉन V प्लस VS FS। और ये वर्किंग आपको करके देखनी पड़ेगी। जैसे अब्दुल्ला ने बोला इनवर्स प्रोपोर्शन, हाँ इसमें चल रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन क्योंकि इसमें माइनस साइन का नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको वर्कआउट हम थोड़ा जरूर कर लें। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, हमें ये बोल रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, राइट, दिस इज इंक्रीजिंग।
अब ऐसा करते हैं कि ये चीज तो कांस्टेंट ही है, तो इसको पहले तो सबसे पहले हटा देते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। सो एफ ओ is directly proportional to V upon V plus Vs. अच्छा, now if this is increasing, तो बात क्या हुई, बात ये हुई कि ये पूरी चीज क्या कर रही होगी, ये पूरी चीज इंक्रीज कर, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन V अपॉन V प्लस वी एस, दिस होल थिंग इज इंक्रीजिंग। अच्छा, ये पूरी चीज इंक्रीज कैसे करेगी, आपको पता है ये तो कांस्टेंट है और आपको पता है ये भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड हमेशा कांस्टेंट होगी, यस। स्पीड ऑफ साउंड भी तो कांस्टेंट, हाँ स्पीड ऑफ साउंड भी कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ साउंड भी कांस्टेंट है। अब अगर आपकी ये पूरी चीज इंक्रीज कर रही है, तो ये दोनों चीज अगर कांस्टेंट है तो फिर कैसे इंक्रीज कर रही होगी, ये ऐसे इंक्रीज कर रही होगी जब आप इस न्यूमरेटर को, जो कोई वैल्यू है उसको एक छोटे छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो, राइट। सो बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल समझो न्यूमरेटर इस केस में 2 है, ठीक है, अब पहले आप डिवाइड कर रहे थे 1 से, तो आंसर आएगा 2, फिर आपने 2 को डिवाइड किया 0.5 से, तो आंसर आएगा 4, फिर आपने 2 को डिवाइड किया 0.25 से, तो आंसर आएगा 8। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है दिस मस्ट बी डिक्रीजिंग, this denominator is decreasing. If the whole fraction is going to increase, then the denominator must decrease. अगर ऊपर न्यूमरेटर कांस्टेंट है, अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज करा तो डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी चीज डिक्रीज प्रोड्यूस कर सकती है, वो सिर्फ ये चीज है, ये सोर्स वेलोसिटी, बाकी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सोर्स वेलोसिटी आपकी वो कर रही है डिक्रीज, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू राइट दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। नाउ व्हाई एम आई नॉट सेइंग के FO will equals to V upon, अब कोई भी फॉर्मूला आ रहा है V प्लस माइनस VS जो भी आ रहा है, ठीक है जी, FS, डोंट जस्ट गो ऑन एंड से कि ये इस तरह से होगा, नहीं, जब माइनस प्लस आ जाता है तब आप चीजों को हटा नहीं सकते हो, जब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात है, जैसे FS मल्टीप्लाई करता है स्पीशीज में, तो FS को मैंने हटा दिया, मैंने कहा हम इसको नहीं है, तो उसको हटा सकते, जब प्लस माइनस आ जाए तब थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, कौन सी चीज कब इंक्रीज करनी है, कैसे करनी, कैसे नहीं करनी। Actually, next question, Malus's law, the first of your Malus's law questions जो असल की पेपर्स में आया था, a beam of vertically polarized monochromatic light is incident normally on a polarizing filter as shown in figure 5.1. ये I नॉट है, vertically polarized है, तो मैंने आपको जैसे बोला है हमेशा क्या करा करें, पहले तो ये बना लिया करें जैसी होगी और फिर जैसी इमर्ज करेगी, तो दिस इज I नॉट, ये जब इस 20 डिग्री की एक्सिस में से जाएगी तो बेसिकली ये 20 डिग्री पे ही रोटेटेड कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगी, ओके जी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। IT है, ये I नॉट है, द फिल्टर इज पोजीशन विद इट्स, ये बोला हुआ है हमें, द इंसिडेंट लाइट हैज, ठीक है जी, बाय कंसीडरिंग द रेशियो IT अपॉन I नॉट कैलकुलेट द रेशियो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, शो योर वर्किंग, ठीक है जी, हम वैसे भी शो करते हैं, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, यू ऑल नो कैसे निकलेगा, IT will equals to I नॉट cos square theta, so IT shall equals to I नॉट cos square theta, IT अपॉन I नॉट क्या निकाल लो भाई, IT अपॉन I नॉट निकाल लेते हैं, हमें क्या जा रहा है, वो क्या आएगा, वो आएगा cos। अच्छा, ना रिमेंबर दिस कि एंगल जो लिया जाता है वो इस लाइट का विद दी ट्रांसमिशन एक्सिस लिया जाता है, यानी मतलब ये जो पहले से जो आ रही है लाइट और उसका एंगल क्या है विद दी ट्रांसमिशन एक्सिस, इस केस में तो वही 20 डिग्री आ रहा है, लेकिन हमेशा ये वर्कआउट करके देख लिया करें जरूर कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, हो सकता है मैंने 20 डिग्री दिया हुआ आपको घुमाने के लिए नहीं हो, तो हमेशा जो भी हो लाइट पहले वाली उसको यहाँ पे जरा बना के जरूर देख लिया करें कि उसके और उसके बीच में एंगल क्या है, अभी तो 20 डिग्री आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 20 डिग्री ही ले लेते हैं, so cos 20 and then whole square, so IT upon I नॉट की वैल्यू क्या आ रही है 0.883। अच्छा, then how do we work out the amplitude का रेशियो from the intensity का रेशियो, ऐसी क्या चीज इस्तेमाल करते हैं हम जिससे एम्पलीट्यूड का रेशियो आता है I upon A square, so basically IT upon AT square shall equals to I नॉट upon A नॉट square। अब अगर मुझे IT upon I नॉट पता चल गया है, जो किसके बराबर होगा, जो बेसिकली AT स्क्वायर अपॉन A नॉट स्क्वायर के बराबर होगा, IT अपॉन I नॉट क्या है, वो 0.883 है, AT अपॉन A नॉट होल स्क्वायर है, तो अगर मुझे सिर्फ AT अपॉन A नॉट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा दूंगा, स्क्वायर रूट दिस, इधर से आ जाएगा हमारा क्या चीज, वैल्यू आ जाएगी जो आनी चाहिए, सो व्हाट्स द वैल्यू कमिंग आउट टू बी 0.9396, so this is coming out to be 0.9396। आंसर कितना देंगे, हमें दिया हुआ था 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है जी, 20 डिग्री, तो वैसे तो ये एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ठीक है जी, वी कैन राइट दिस टू वन सिग्निफिकेंट एज वेल, 0.9 दे दो,
ठीक है जी, 0.94 भी दे सकते हो, क्योंकि ऑफ द होल आंसर ऐसे ये 0.9396 है ही काफी छोटा, काफी उसमें छोटे में डील कर रहे हैं, तो अगेन यू कैन रिटेन द सिग्निफिकेंस इधर 1.94 भी दे सकते हो, तो इट्स आइदर ऑफ दीज टू, जो भी रखना चाहो। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं, the filter is now rotated about the direction of the light beam from its starting position shown in figure 5.1. The direction of rotation is such that the angle of transmission axis to the vertical initially increases. Calculate the minimum angle through which the filter must be rotated so that the intensity of the transmitted light returns to the value that it had when the filter was necessary. खैर क्या बोल रहे हैं हमें ये बोल रहे हैं कि हमने जो है अब फिल्टर को यूं घुमाना शुरू कर दिया, राइट? तो इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस जो है वो बेसिकली घूमना शुरू कर दिया, हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि अभी ऑब्वियसली जैसे अगर ये वर्टिकली पोलराइज लाइट थी, इसको वापस अपनी जगह पे कर लेते हैं, तो जैसे घुमाओगे तो ऑब्वियसली इसकी इंटेंसिटी जो आगे आएगी वो कम होगी, राइट? एंड देन फिर क्या होगा, फिर बढ़ना शुरू होगी। वो आपसे ये बोल रहे हैं कि कौन सी ऐसी एंगल होगा दोबारा से जो आएगा, जितना हमें कितना घुमाना होगा कि दोबारा से एक एंगल आ जाए जिसपे हमें फिर दोबारा से यही इंटेंसिटी मिलना शुरू हो जाए जो हमने अभी निकाली, ठीक है। आई थिंक आई हैव डन दिस क्वेश्चन विद यू इन द लेक्चर एज वेल, कि आपको क्या बोला है, यूर यूजिंग दिस, अभी आपके पास ये आ रही है आई टी, वॉट एवर दिस आई टी इज, ठीक है। वो बोल रहे हैं हम क्या एंगल घुमाएं कि दोबारा से यही आई टी आ जाए। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस, यू नीड टू रिमेंबर फॉर दिस कि आपका जो ये वाला जो ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट 90 डिग्रीज। ये वाला जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है अबाउट 90 डिग्रीज। सो 90 डिग्री के अलाउ ये सिमेट्रिकल था, यानी अगर आपका पहले एंगल जो था वो 20 डिग्री था, इफ इट वाज 20 डिग्री, तो फिर 20 और 90 के बीच में 70 का गैप है, राइट? तो उसका मतलब क्या हुआ, 90 के बाद 70 और मजीद जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फिर वो एंगल आ जाएगा जहां पे हमारे पास फिर से वही सिमेट्री वाला पॉइंट आ जाएगा, वही इंटेंसिटी आ जाएगी। सो दैट इज 160 डिग्री, द एंगल इज गोइंग टू बी 160 डिग्री, जो हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्टिकल से मेजर हो रहा है, राइट? सो वर्टिकल से अगर मेजर कर रहे हैं तो वो 160 डिग्री आ रहा है। अच्छा, वर्टिकल से हमें मेजर नहीं करना, वो कह रहे हैं हम कितना और घुमाएं, मतलब 20 डिग्री के बाद और कितना घुमाएं। सो 160 माइनस 20 हो जाएगा ये, वी नीड टू 160 माइनस 20, तो हमारे पास आ गया 140 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ओवर हियर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दिस कि सिमेट्री जो है वो 90 डिग्री पे है या 270 डिग्री पे है। यू रिमेंबर द ग्राफ एज वेल, ग्राफिकल पर्सपेक्टिव आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज दिस क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम विद दिस? ग्रीन से यू कर दिया इस क्वेश्चन को। अच्छा, और बताओ कि यू गाइस हैव टाइम, कोई जल्दी तो नहीं, कर ले पूरा पेपर, 2 क्वेश्चन रहते हैं। कांट वी अप्लाई ASTC? यस अब्दुल्ला, यू कैन आल्सो अप्लाई दैट, तुम वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो लंबा चौड़ा तरीका है, मैं नहीं कर रहा, तुम खुद ही कर देता। यू कैन अप्लाई दैट इज वेल, तुम वो भी कर सकते हो। तो तुम वो पूरा एंगल निकालोगे उस तरीके से करके कि तुम्हारा वापस से रेशियो यही आ रहा हो, तो वही सब कुछ। आई हैव टू लीव नाउ, आई विल सी द रिकॉर्डिंग लेटर। ओके अल्मा, symmetrical 90 will always be the case? Yes Abdullah, will always be the case, हमेशा 90 डिग्री के सिमेट्रिक आएगा। मैंने ग्राफ बना के दिखाया, तो ग्राफ में यही प्रूव होता है कि 90 डिग्री की सिमेट्रिकल है और 270 डिग्री के सिमेट्रिकल। अल्लाह हाफिज अल्मा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा सिंपलर अप्रोच है, फिजिक्स में वो है ही नहीं एंगल वाली चीज, में उधर नहीं जा रहा यार, वो काफी लंबा चलेगा वहां पे। अच्छा, फिर क्या बोल रही है, द एंड्स ऑफ अ मेटल रेजिस्टेंस वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 8 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर 6.1. The power dissipated by the resistance wire is 36 watt. Calculate the current in the resistive wire. तो resistive wire में करंट कैसे निकाले? P equals to VI, easy peasy, काफी बोरिंग हो गया ये पेपर। पावर इक्वल्स टू आई वी, पावर जो है वो 36 दी हुई है, करंट हमें निकालना है, वोल्टेज जो है पूरा का पूरा 8 वोल्ट इसके अक्रॉस आ रहा होगा, तो वो हम कर देंगे I डिवाइड बाय 8 एंड I विल इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाय 8, दैट इज 4.5 एम्पियर्स। पता नहीं मुझे इसमें कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा है, मे भी शायद मैंने बहुत ज्यादा पेपर्स कर लिए अब तक, तो मैं तो बोर हो गया कोई पेपर दोबारा दोबारा ऐसा लगा के। 4.5 एम्पियर्स ये हो गया हमारा करंट, ठीक है जी। 8.02 सिग्निफिकेंट, 36 वाट्स 2 सिग्निफिकेंट, 4.5 2 सिग्निफिकेंट, हमने आंसर दे दिया। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू द रेजिस्टेंस वायर इन अ टाइम ऑफ 50 सेकंड्स, तो ये कैसे निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं 50 सेकंड में। Q equals to IT, और फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, Q equals to NE, वेरी गुड, Q equals to IT, यस वेरी गुड ईमन।
सो Q इक्वल्स टू IT, Q हम निकाल लेते हैं, करंट हमें दिया हुआ है 4.5, टाइम हमें कितना दिया था, हमें दिया था 50 सेकेंड, चार्ज कितना आ रहा है हमारे पास इधर, और फिर हम Q इक्वल्स टू NE इस्तेमाल कर लेते हैं। चार्ज क्या है, चार्ज 225, इज इट 225 कूलम? yes, so let's put that in over here, 225 will equals to n, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज ले लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स, एंड n हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएगा कि वो कितना होगा। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव फ्लोड इन 50 सेकेंड्स, 1.4 into 10 to the power 21. Thank you. Abdullah, again two significant, so 1.4 into 10 to the power 21. The resistance of the wire. रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, वोल्टेज दिया हुआ है वायर का, करंट दिया हुआ है, आसान सवाल है, V इक्वल्स टू आई आर, जल्दी से लगाए थे, इसके भी 2 मार्क्स दिए हुए, हद हो गई है। तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई, V क्या है 8 है, करंट हमारे पास 4.5 है, रेजिस्टेंस क्या आ रही है 1.8 ohms, 1.8 ohms, जल्दी कर लेते इसको बस। The metal of the resistance wire 1.77, ठीक है जी, 2 सेकंड कर लिया हमने। The metal of the resistance wire in the circuit has a resistivity of this much, the cross section area of the wire is this much, determine the length of the wire। तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करें, लेंथ कहां से आएगी हमारे पास, R equals to rho L upon A, R equals to rho L upon A, वेरी गुड अब्दुल्ला। एक्चुअली R जो है वो 1.8 आ गया, रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 6, लेंथ हमें नहीं पता, एरिया हमारा जो है वो 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इधर कन्वर्जन करते हुए हमसे अक्सर बेशतर मिस्टेक हो जाती है, मिलीमीटर होता है 10 पावर माइनस 3, अब स्क्वायर जो लगेगा, स्क्वायर आप इस तरीके से नहीं लगाओगे कन्वर्जन पे, आपने स्क्वायर लगाना है सिर्फ कन्वर्जन पे, ठीक है। जब भी स्क्वायर है या क्यूब है, जो भी है, कन्वर्जन वही रहती है। अब जो भी है, जैसे एरिया है तो उसके लिए स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर कर दिया, वॉल्यूम होता है तो उसके लिए क्यूब करना पड़ता है, क्यूब या स्क्वायर किस पे आता है, वो सिर्फ कन्वर्जन पे आता है, ठीक है, नॉट ऑन दी होल थिंग, तो इसका ध्यान रखेंगे हम, और इधर से फिर हम लेंथ निकाल लेते हैं। सो दिस 1.8 into 0.25 into 10 power minus 6 divided by 1.4 into 10 power minus 6, 0.32 मुझे लग रहा है एमन और आकिब को रोजा लग रहा है, ऐसा ही है ना, मुझे भी बहुत रोजा लग रहा है। अच्छा, the circuit shown in figure 6.1 is modified by replacing the original resistance wire with a second resistance wire, ठीक है जी, original resistance wire को second resistance wire से जब तब्दील कर दिया, second resistance wire में the second wire has a greater diameter, second wire का diameter greater है than the original wire, there are no other differences between the second wire and the original wire, यानी मतलब resistivity भी सेम है, लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस diameter डिफरेंट है, second wire का diameter बड़ा है। By reference to resistance, state and explain whether the power dissipated by the second wire is more than, less than, or the same as the power dissipated by the original wire, ठीक है जी। सो क्या होगा इसका आंसर, डायमीटर हैज इंक्रीज्ड और कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो पावर ज्यादा होगी या कम होगी। ऑल्सो जस्ट कीप दिस ग्रेटर डायमीटर इन योर हेड, और मैं जो हूँ वो इधर लेके जा रहा हूँ वापस से, ताकि आप लोग इधर इसको देख के कर लो। Power will be less, okay, let's do it, okay, resistance क्या थी, that was rho L upon A, राइट, डायमीटर अगर मैंने इंक्रीज किया है, मैंने डायमीटर इंक्रीज किया था ना, डायमीटर अगर हमने इंक्रीज किया है तो एरिया हमने इंक्रीज किया होगा, यानी हमने रेजिस्टेंस क्या करी है, हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज किया है, ठीक है, वी हैव डिक्रीज द रेजिस्टेंस। अगर हमने रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर ली है तो आपके पास पावर के 3 फॉर्मूला है, एक आई स्क्वायर आर है, एक जो है वो आई वी है, एक जो है वो वी स्क्वायर अपॉन आर है। मैं जो हूं वो ये वाले ले रहा हूं, वो क्यों, बिकॉज जब रेजिस्टेंस चेंज करिए तो करंट भी सर्किट में चेंज करेगा, तो आई कांट यूज दिस वन, ये नहीं कह सकता कांस्टेंट है तो उसमें से रिलेशन नहीं निकाल सकता। जब करंट चेंज करा तो वोल्टेज चेंज नहीं करा, वोल्टेज आर टी रह रहा है वायर के ऊपर, तो करंट तो चेंज किया तो ये भी नहीं ले सकते, तो क्या ले सकते हैं हम, वी शैल यूज वी स्क्वायर अपॉन आर। वो क्यों, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इधर से काफी आसानी से नजर आ जाएगा, हमारा वोल्टेज स्क्वायर कांस्टेंट है, तो यानी मतलब उसकी वजह से कोई वेरिएशन नहीं आ रही, 8 वोल्ट अभी भी रेजिस्टेंस वायर के अक्रॉस ही है। अब चूंकि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करी है तो पावर इस सर्किट के अंदर इंक्रीज करेगी। सो लेट्स राइट दिस आंसर डाउन, लेट्स राइट दिस डाउन एक्चुअली।
So as the diameter increases, the resistance of the wire decreases. The resistance of the wire decreases. ठीक है जी. अब आप देना चाहो तो अगर अब resistance of the wire decreases, so therefore the current in the circuit will increase. The current in the circuit will increase. In the circuit will increase. करंट वाला पॉइंट मेंशन करना जरूरी है. द करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज. um I would say it is a good वो चीज ना, क्योंकि you can't really say कि वोल्टेज हैज इंक्रीज्ड. ठीक है, मतलब एक और लाइन हमें खींचनी है. नहीं भी लिखो तो इट इज ओके, क्योंकि हम नेक्स्ट पॉइंट में पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर से प्रूव करके आ जाएंगे. सो दिस लाइन इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन मैंने लिख दी है ताकि किसी और को अगर उस तरीके से समझा रहा है तो वो भी समझा रहा है. एज द डायमीटर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीजेस, द करंट इन द वायर विल इंक्रीज. देयरफॉर the power given by power equals to v square divided by r, where v is constant, will increase. ठीक है, और इधर मैं दिखा भी देता हूँ, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ये हमने दिखा दिया. ठीक है, तो अगर हम कोई भी लॉजिकल वो निकाल लेते हो, इवन इफ यू डिड नॉट राइट दिस लाइन, इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि आपने फिर एक डिफरेंट तरीके से प्रूव कर दिया. अगर इस तरीके से लिखना है तो आप ये भी लिख सकते, करंट इन द वायर विल इंक्रीज एंड देन यू कुड हैव सेड पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर. तो क्योंकि अब करंट इंक्रीज कर गया है तो इस वजह से पावर भी इंक्रीज कर जाएगी, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, या आईवी से भी लिख सकते हैं, भाई करंट इंक्रीज हो गया तो पावर इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगी तो पावर आईवी से भी इंक्रीज करेगा. तो इट्स लाइक द सेम थिंग, बट नॉट रियली मैंडेटरी. जैसे आप लोग कर सको वैसे कर लो. मैंने जो है वो पूरा लिख दिया है क्योंकि दिस वाज दैट. अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे. The circuit shown in figure 6.1 is modified by connecting a second battery of EMF 8 volts and negligible internal resistance in parallel with the original battery and the original resistance wire as shown in figure 6.2. ठीक है, by reference to the current in the resistance wire, state and explain whether the addition of the second battery causes the power in the original resistance wire to decrease, increase or stay the same. तो original resistance wire में power same रहेगी, decrease करेगी या increase होगी? अब्दुल्ला कह रहे हैं same power. सेम पावर रहनी चाहिए. व्हाई नॉट जो है वो. सो एवरीवन इज सेइंग सेम पावर. आप लोग बिल्कुल सही हो. सेम पावर किस तरह से होगी? पैरेलल है तो वोल्टेज सेम रह रहा है. बिल्कुल सही है, यू गाइस आर करेक्ट. सो एज बैटरीज आर इन पैरेलल, as batteries are in parallel, the voltage remains same across the wire. As the voltage is same, करंट उन्होंने लिखना, अब इधर लिखा है बाय रेफरेंस टू द करंट, तो करंट को लिखना लाजमी. एज द वोल्टेज इज सेम, the current in the circuit also does not change. The power given by, for example, आई स्क्वायर आर लिखो, बी स्क्वायर अपॉन आर लिखो, आई वी लिखो, कुछ भी लिख दो. तमाम चीज हमने भाई रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं करी, वोल्टेज भी चेंज नहीं करा, करंट भी चेंज नहीं करा, कुछ चेंज नहीं करा, तो पावर भी चेंज करी. द पावर गिवन बाय, आई एम गोइंग टू राइट आई वी, power equals to IV will also not change. So very good. Seems like we have a good grip on this March 22 ka paper. A nucleus of sodium 22 decays by emitting a beta plus particle. A different nucleus is formed by the decay. State the name of another lepton that is produced by the decay. तो beta plus decay में और कौन सा lepton release होता है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. वेरी गुड. सो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो नहीं लिख के आएंगे, क्योंकि जब बीटा प्लस है तो ऑलरेडी एक एंटी मैटर पार्टिकल है, अब मैटर पार्टिकल रिलीज करना है. डिटरमिन द न्यूक्लियॉन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज फॉर्म्ड बाय द डिके. तो जब सोडियम 22 डिके करेगा तो व्हाट इज द न्यूक्लियॉन नंबर एंड द that number of that. So 0 0 0 plus 1 plus gamma radiation.
So 22 and 10. Akib कह रहे हैं 22 and 10. Do you agree with him? Yes, so everyone agrees. भाई 22 मास नंबर तो वैसे भी सेम सेम रहता है, तो वही एक प्रोटॉन डिके करता है, एक न्यूट्रॉन बनता है, तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, वो हो जाएगा 10, और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो इसलिए आपका मास नंबर वही रहता है. The quark composition of a nucleon in the sodium 22 nucleus is changed during the decay. Describe the change to the quark composition of the nucleon. तो क्या quark composition में क्या चेंज आता था in a beta plus decay? UUD to UDD, yes, या up to down जैसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एक प्रोटॉन की composition UUD became UDD, or you can also write up quark to down quark. दोनों तरीके वैलिड है. अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं? अ बेरियन कंसिस्ट्स ऑफ क्वार्क्स दैट आर सेम फ्लेवर टाइप. द चार्ज ऑफ द बेरियन इज -2e वेयर e इज द एलिमेंट्री चार्ज. एक पासवर्ड सवाल था कि व्हाट इज फंडामेंटल पार्टिकल, इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, अ बेरियन कंसिस्ट्स ऑफ क्वार्क्स दैट आर ऑफ द सेम फ्लेवर टाइप, दे आर ऑफ द सेम फ्लेवर या टाइप, यानी जो है the charge of the baryon is -2e where e is the elementary charge. Calculate in terms of e the charge of each quark. तो बोल रहे हैं भाई बेरियन है, बेरियन में क्या होते हैं? बेरियन में होते हैं 3 क्वार्क्स. सो ये बोल रही हैं, हाँ जी, ये बोल रही हैं कि 3 क्वार्क्स होते हैं, तीनों क्वार्क्स मिलके क्या बना रहे हैं? -2e बना रहे हैं, राइट? सो बेसिकली 3 times some charge x will equals to -2, right? So let's work this out. x आ रहा है -2/3. So this is a -2/3. State a possible flavor type of the quarks. तो ये क्वार्क कौन सा होगा? -2/3 किस क्वार्क का चार्ज था? अब तो +2/3 था, अब तो +2/3 था. एंटी अप. Yes, we shall quote this as the anti up particle. एंटी चार्म भी बोल सकते हो, एंटी चार्म भी बोल सकते हो, लेकिन वो जो चार्म वाले हैं, चार्म टॉप बॉटम, ये वाले इतने आते नहीं है. अप डाउन स्ट्रेंज ये आते हैं.